हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही पाठ को लेकर के आई हूँ। आपने इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। आज मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने इस कविता में देखा कि कवि ने प्रकृति का बहुत ही अनूठा वर्णन किया है। फागुन महीने का जिक्र है। फागुन महीने में चारों तरफ प्रकृति में सुंदरता व्याप्त है, फैली हुई है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ पौधे हरी पत्तियों से लद गए हैं। बाग बगीचे में खुशबूदार फूल खिल उठे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। इसमें सबका मन बहुत ही उल्लास से भर गया है। पक्षी आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। शोभा पूरे प्रकृति में इस तरीके से फैली हुई है कि वो समा नहीं पा रही है, यानी अट नहीं रही है। तो मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी कवि थे। उनके कविताओं में प्रकृति का जिक्र है, क्योंकि छायावादी कवियों की जो विशेषता है वो ये कि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्रकृति से उनका विशेष लगाव होता है। नेचर को उन्होंने अपने कविताओं में स्थान दिया है। तो हमें इस कविता में, अट नहीं रही कविता में, छायावाद की जो विशेषता, जो अंतर्मन के भाव हैं, अंतर्मन के भाव जो बाहर की दुनिया से वो सामंजस्य किस तरीके से बैठाते हैं, हमें कविता की कुछ पंक्तियों को बताना है। तो आपने कविता में देखा है कि चारों तरफ प्रकृति में सुंदरता फैली हुई है, कि सभी का मन बहुत ही ज़्यादा उल्लास से भर गया है, खुशी से भर गया है। चारों तरफ प्रसन्नता छाई हुई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कविता की कुछ लाइन को लिखनी है जिससे अंतर्मन के भाव व्यक्त होते हैं, अंतर्मन के भाव दिखाई पड़ते हैं। तो कविता की लाइन में है, उड़ने को तुम नभ में पर पर कर देते हो, कहीं सांस लेते हो हर घर में, आभा फागुन की तन अट नहीं रही है। कविता की इस लाइन में आप देखिए कि उड़ने को तुम नभ में पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा की तन फागुन सट नहीं रही है। इन कविता की लाइन में हमारे अंतर्मन के भाव परिलक्षित होते हैं। अंतर्मन के भाव यहाँ पे किस तरीके से हैं कि जो फागुन की जो आभा है, सुंदरता, आभा मीन्स सुंदरता, वो चारों तरफ इस तरीके से फैली हुई है कि चाह कर भी आँख वहाँ से हट नहीं रही है। वो सुंदरता इस तरीके से पूरी प्रकृति में व्याप्त है, आँख हटाने पर भी हट नहीं रही है। आप समझ गए कि इसमें अंतर्मन के यहाँ पे भाव निकले हैं कि किसी चीज़ की खूबसूरती देख करके हमारी आँखें नहीं हटती। कितनी भी मन में ऐसी ख्वाहिश हो कि हम ना देखें, लेकिन वो इस तरीके से हमें आकर्षित करती है कि ना चाहते हुए भी हमारी आँखें उधर ही चली जाती हैं। तो इस कविता की पंक्तियों में आपने देखा कि अंतर्मन के भाव किस तरीके से स्पष्ट हो रहे हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। आपने देखा कि ले दे के कविता में वही सारी बातें हैं कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन की सुंदरता प्रकृति में चारों तरफ व्याप्त है।
चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों पर हरी पत्तियां निकल आई हैं, कुछ नई पत्तियां निकल रही हैं, वो लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। बाग बगीचे वो फूलों से भर गए हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। चारों तरफ सुगंधित हवाएं बह रही हैं, वो सुगंधित हवाएं हर घर में अपनी सुगंध को फैला रही हैं। पक्षी भी उड़ने के लिए आसमान में आतुर हो गए हैं। तो प्रकृति में ये सारी सुंदरता को देख करके, जो पूरी तरीके से ये सुंदरता व्याप्त है, इन सब को देख करके कवि की आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं। हम अब अपने अगले प्रश्न पे आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? मैंने आपको बताया कि कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में किया है, कि प्रकृति में किस तरह से चारों तरफ सुंदरता व्याप्त है। प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत ही अलौकिक है, अद्वितीय है, उसकी सुंदरता हर जगह व्याप्त है। पेड़ पौधे हरे पत्तों से लद गए हैं, बाग बगीचे उपवन रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से लद गए हैं। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, हरे भरे पेड़ों से बहने वाली हवाएं जो हैं वो सुगंधित हवाएं वातावरण में चारों तरफ फैल गई हैं। सुंदरता इस कदर फैली हुई है कि वहाँ न चाहते हुए भी आँख नहीं हट पा रही है, जी कर रहा है कि प्रकृति की इस सुंदरता को सिर्फ निहारते रहें। प्रकृति में इस कदर सुंदरता फैली हुई है, फागुन महीने की सुंदरता फैली है कि उसके लिए धरती का आंचल भी कम पड़ गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली व्याप्त है, पक्षी आकाश में उड़ने के लिए आतुर हो उठे हैं। प्रकृति की फागुन महीने की ये सुंदरता बाग बगीचे उपवन यहाँ तक कि हर घर में व्याप्त है। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति की व्यापकता को बढ़ाने के लिए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? देखिए, यहाँ पे हमें अन्य ऋतुओं के बारे में भी बताना है, लेकिन ये सारे ऋतु और फागुन महीने की जो बात है वो डिफरेंट कैसे है। बाकी सारी ऋतुएं एक तरफ, फागुन ऋतु एक तरफ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फागुन ऋतु की जो सुंदरता है वो सब जगह व्याप्त होती है, लोग उसमें काफ़ी खुश रहते हैं। अगर हम बात ग्रीष्म ऋतु की करें तो ग्रीष्म ऋतु में पूरी धरती, पूरा प्राणी जगत जो है वो गर्मी की व्याकुलता से परेशान रहता है। चारों तरफ व्याकुलता, बेचैनी और अनमनापन ही रहता है। चाहे पशु पक्षी हों, चाहे वो प्राणी जगत हो, इंसान हो, पेड़ पौधे सब मुरझाए रहते हैं, क्योंकि सूर्य की तपन लोगों को व्याकुल कर देती है। वर्षा ऋतु में बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। लोग बारिश से बचने के लिए भी अपने घरों में रहते हैं, कहीं आ जा नहीं पाते हैं, उस वर्षा ऋतु का आनंद नहीं ले पाते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस ठंड में भी लोग दुबके हुए अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से भी उनके लिए बाहर हमेशा निकल पाना असंभव होता है। लेकिन अगर बात फागुन महीने की होती है तो फागुन महीने में हम ये देखते हैं कि फागुन से पहले के महीने में पतझड़ होता है। पतझड़ में भी मौसम बहुत रूखा रूखा सा लगता है, वो ज़्यादा खुशी नहीं देता है। फागुन ऋतु में वसंत ऋतु माना जाता है कि उस ऋतु में ना तो ठंड का एहसास होता है, ना बारिश का, और ना ही बहुत गर्मी का। एक ऐसा महीना होता है कि उसमें हर इंसान प्रफुल्लित रहता है, बहुत खुश रहता है। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। उस वक्त पतझड़ के बाद आने की वजह से सारे पेड़ पौधों में हरी हरी पत्तियां, नए कपोले निकलने लगते हैं, नई पत्तियां आने लगती हैं जो मन को सुकून देती हैं।
बाग बगीचे सुंदर सुंदर फूलों से भर उठते हैं। फूलों पे मंडराते हुए भौरे तितलियाँ काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। हरियाली पूरी जगह दिखती है। ठंडी ठंडी हवाएं मन को बहुत आनंदित करने लगती हैं। आसमान में पक्षी उड़ने के लिए आतुर हो उठते हैं और उनकी इस आतुरता से जब वो अपनी उड़ान भरते हैं, उनकी शोर उनके आवाज़ भी मन को बहुत सुकून देती है। तो इस तरीके से फागुन का महीना अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है और अपनी इसी भिन्नता से फागुन का महीना जो है अपनी सुंदरता के कारण लोगों को काफ़ी खुश करता है, आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। अब मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रही हूँ कि इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। आपने क्वेश्चन को समझ लिया। इसमें हमें निराला जी की कविताओं, यानी आपने इस पाठ में निराला जी की 2 कविता पढ़ी, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। तो हमें इन्हीं दोनों कविताओं के बारे में इनके शिल्प सौंदर्य को बताना है। सबसे पहले हम इन कविताओं के भाव सौंदर्य पे आएंगे। भाव सौंदर्य में कि कविता उत्साह में निराला जी ने बादलों के माध्यम से लोगों को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उत्साहित किया है। बादलों को उन्होंने क्रांति का दूत माना और बादलों की गर्जना से लोगों के अंदर नई चेतना का संचार करने का संदेश दिया। अपनी लेखनी से उन्होंने अलसाए हुए लोगों के अंदर एक नई चेतना को भरने का प्रयत्न किया। अट नहीं रही कविता में उन्होंने प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन किया है। फागुन महीने का जिक्र करके फागुन की सुंदरता जो प्रकृति में चारों तरफ व्याप्त है, ये उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ पौधे पत्तियों से, हरे हरे पत्तों से लद गए हैं। बाग बगीचे सुगंधित फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से भर गए हैं। इस कविता के हम शिल्प सौंदर्य पे आएँ तो इनकी दोनों कविता बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात अट नहीं रही है में उन्होंने मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीयकरण अलंकार का मतलब प्रकृति की सुंदरता पे, प्रकृति के हर कण कण में मानवीय भावों का आरोपण करना। कि सांस लेते हो, सांस लेने का मतलब कि जब सुगंधित हवाएं बहती हैं, यहाँ पे उन्होंने मानवीकरण को बहुत अच्छे से बताया है। तो भाषा संस्कृत हो गई और इनके इस कविता में एक गेयता भी दिखाई पड़ती है कि इसको हम लयबद्ध होकर के एक अच्छे सधे शब्दों में लयात्मक ढंग से कह सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति, उत्साह को अच्छे से बताया है। समाज में फैले हुए शोषण का उन्होंने जिक्र किया है। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने कहा है। प्रकृति की सुंदरता का बहुत बखूबी उन्होंने वर्णन किया है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कहीं सांस लेते हो ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है और क्यों? आपने कविता की लाइन में पढ़ा कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। या फिर इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से देखेंगे, कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है? देखिए, कहीं सांस लेते हो शब्द में मानवीकरण अलंकार दिखाया गया है कि जब हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो पत्तियों से एक सरसराहट की आवाज़ आती है। एक सांस चलने का मतलब ये है कि हवाओं का चलना, पत्ती से आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि फागुन महीने में फागुन महीना जो है वो सांस ले रहा है। तो सांस लेना जो है वो एक मानवीय भाव है, मानवीय फीलिंग्स है कि हम सांस लेते हैं। हमारी इस एक्टिविटी को प्रकृति में आरोपित कर दिया जाए, उसके ऊपर मतलब इस भाव को दर्शाया जाए।
तो यहाँ पे सांस लेना मतलब मानवीय भाव हो गया। फागुन महीना सांस ले रहा है, तेज़ हवाओं के चलने से ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रहा है और वो सुगंधित हवा हर घर में व्याप्त है। तो इस तरीके से यहाँ पे सांस लेते हो, घर घर भर देते हो शब्द में मानवीयकरण को दर्शाया गया है। मैंने आपको अट नहीं रही को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दोनों कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने जल्दी ही आऊँगी। मेरे इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए, अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।